आज मैं प्रथम वर्ष कला के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आदिकाल का वर्णन करते हुए आदिकालीन साहित्य के क्रम में रासो साहित्य पर अपना व्याख्यान दे रही हूँ। और रासो साहित्य का तात्पर्य बताते हुए मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगी। रासो काव्य से तात्पर्य आदिकाल का वह काव्य जिसमें वीर रस की प्रधानता थी, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां युद्ध और संघर्ष की थी, राजनीतिक अस्थिरता का काल था। उसका प्रभाव रासो साहित्य पर स्पष्ट दिखाई देता है। रासो साहित्य वीरस प्रधान वह काव्य है जिसमें ओज और उत्साह तथा वीरता का वर्णन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को जिन 12 ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल का नाम दिया, सर्वप्रथम मैं उन ग्रंथों की चर्चा यहाँ पर करना चाहूंगी। पृथ्वीराज रासो, परमान रासो, कुमार रासो, हमीर रासो, विसल देव रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, जय चंद्र प्रकाश, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो की पहली। इन 12 रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। वास्तव में इस काल की सर्व प्रमुख प्रवृत्ति वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता रही और वीर रस प्रधान रचना ही इस काल की सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाएं थी। जहां तक पृथ्वीराज रासो का प्रश्न है, आज पृथ्वीराज रासो एक विशाल महाकाव्य के रूप में माना जाता है जिसकी रचना चंदबरदाई ने की थी। डॉक्टर कर्नल टोड ने इसे बहुत अधिक महत्ता प्रदान की और सर्वप्रथम इसे प्रामाणिक काव्य माना था। लेकिन आज विवाद की स्थिति यह है कि विद्वानों के 3 समूह बन गए हैं। एक समूह इसे प्रामाणिक मानता है और एक इसे अप्रामाणिक मानता है और इसे एक अर्ध प्रमाणिक मानता है। उसका कारण यह है कि 1875 में कश्मीर के कवि जयानिक की रचना पृथ्वीराज विजय एक शोध में प्राप्त हुई। उसकी घटनाएं और उसके वर्णन पृथ्वीराज रासो से मेल नहीं खाते हैं, इसीलिए इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो गई और विद्वानों में एक विवाद हो गया। लेकिन फिर भी अपने व्यापक काव्य सौंदर्य और विशालता के कारण साहित्यिक दृष्टि से इस काव्य का अपना महत्व है। मैं इस काव्य की मूल कथानक को भी यहाँ बता देना चाहती हूँ। मूल कथानक इस प्रकार है। अजमेर के राजा अर्णोराज के पुत्र सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री कमला से हुआ। मैं ये कथानक पृथ्वीराज रासो का ही आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पृथ्वीराज रासो की रचना चंदबरदाई ने की थी और चंदबरदाई उसके परम मित्र भी थे और चारण भी थे और यही नहीं परम सखा भी थे, जिन्होंने इस विशाल ग्रंथ की रचना की जिसमें 69 सर्ग हैं और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। मैं इसी कथा को आगे बढ़ा रही हूँ कि पृथ्वीराज चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र थे। उनकी माता का नाम कमला देवी था। कमला देवी दिल्ली के सम्राट अनंगपाल की पुत्री थी। अनंगपाल की ही दूसरी पुत्री और कमला देवी की बहन सुंदरी थी, जिनका विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ था। उनका पुत्र जयचंद था। तो पृथ्वीराज सोमेश्वर के पुत्र थे और विजयपाल के पुत्र का नाम जयचंद था। पृथ्वीराज का विवाह जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ में हुआ था। राजा अनंगपाल ने पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी मान करके दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली और अजमेर की सत्ता पृथ्वीराज चौहान के पास आ गई और विद्वेषवश जयचंद ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और उसमें पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज वहां गया और संयोगिता का अपहरण कर लिया और उससे गंधर्व विवाह किया। परिणाम स्वरूप जयचंद की सेना के साथ में पृथ्वीराज का युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान जो कि पराक्रमी राजा था उसके द्वारा जयचंद परास्त होता है। दूसरी ओर मोहम्मद गोरी का अपने मंत्री हुसैन खां की प्रेमिका चित्ररेखा पर मोहम्मद गोरी द्वारा मुग्ध हो जाना और हुसैन खां पृथ्वीराज चौहान की शरण में
आ जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार शरणागत की रक्षा करना हर राजा का कर्तव्य होता है और इसी कारण से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष होता है। गोरी निरंतर आक्रमण करता जाता है। 16 बार पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को परास्त कर देता है और 17वें आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गोरी ने उसकी आंखें निकाल ली थी और उसे कैद करके ले जाता है, गजनी ले जाता है, जहां पर चंद बरदाई उसके साथ जाता है और चंद बरदाई के एक दोहे के माध्यम से अंधा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को तीर से मार देता है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण था ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। इस दोहे से पृथ्वीराज चौहान को सुल्तान के ऊंचाई या सिंहासन का अंदाजा हो जाता है और शब्द भेदी बाण के द्वारा गोरी की हत्या कर देता है। लेकिन चंदबरदाई और पृथ्वीराज स्वयं भी कटार से अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। पृथ्वीराज रासो की मूल कथा इसी प्रकार है, लेकिन इस काव्य का कोई महाकाव्य माना जाता है क्योंकि एक विशाल ग्रंथ है और इसका साहित्यिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। काव्य रूप की दृष्टि से ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है और इसमें अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है और ये डिंगल भाषा में लिखा गया है। डिंगल भाषा तत्काल आदिकाल में प्रचलित राजस्थान की भाषा थी और पिंगल भाषा ब्रज मिश्रित वो अपभ्रंश भाषा थी जिसमें आदिकाल के अनेक ग्रंथों की रचना हुई। लेकिन पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल भाषा है और इसमें अनेक 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग चंदबरदाई ने किया है। वीररस और श्रृंगारस की प्रधानता है इसके अंदर, जैसा कि स्वाभाविक है कि पृथ्वीराज रासो में चंदबरदाई ने पृथ्वीराज की वीरता, विवाह, आखेट और उनकी विजयों का वर्णन किया है। और पृथ्वीराज का जब गौरी के साथ युद्ध होता है तो युद्ध का सजीव वर्णन भी पृथ्वीराज रासो में पाया जाता है। वज्जीय घोर निशान रान चौहान चहुदिसी सकल सूर सामंत समर जंत्र मंत्र दस। युद्ध का सजीव वर्णन यहाँ दिखाई देता है। इसके साथ श्रृंगार रस की भी प्रधानता यहाँ पर है क्योंकि संयोगिता जो ऐतिहासिक पात्र है उसका नाम पृथ्वीराज रासो में पद्मावती दिया गया है क्योंकि वह पद्मावती श्रेणी की स्त्रियों की के अद्भुत सौंदर्य से युक्त है और उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए चंदबरदाई ने लिखा है मनहु कला सचिवान कला सोलह सो बलिए बाल बेस शिशुता समीप अमृत रस पिघलिए। यानी श्रृंगार रस और वीर रस की प्रधानता, नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति चित्रण, विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग, डिंगल भाषा का प्रयोग इस ग्रंथ की अपनी विशेषता है। छंद प्रचलित छंद जो सिद्धनाथ और जैनों ने काम में लिए थे, दोहा चौपाई के अलावा वीर रस के अनुरूप तोटक, तोमर, नाराज, अरिल और गाथा छंद का भी इसमें प्रयोग किया गया है। अब मैं यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के वर्णन को समाप्त करते हुए इस काल के अन्य ग्रंथ उनका भी सामान्य परिचय देना चाहूंगी। एक अन्य ग्रंथ है हुमाण रासो, वो भी डिंगल भाषा का काव्य है। हुमाण रासो की रचना दलपति विजय ने की थी और इसमें चित्तौड़ के राजा हुमाण की वीरता और युद्धों का वर्णन किया गया। वैसे विद्वानों में मतभेद है कि ये हुमाण कौन सा है क्योंकि वंशावली में 3 हुमाण राजा पाए जाते हैं, लेकिन जिस राजा का दलपति विजय ने वर्णन किया वो हुमाण द्वितीय है। परमाल रासो में की रचना कवि जगनिक ने की थी और कालिंजर के राजा परमर्दिदेव या के वीरता का वर्णन किया गया है। इसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एक तरीके से वीर गीति काव्य है। वीरों की वीरता का वर्णन इसमें गीतों के माध्यम से किया गया है। 2 वीर आला और उदल की युद्ध वीरता का वर्णन इस काव्य में पाया जाता है। हमीर रासो में राजा हमीर की वीरता का वर्णन है और शारंगधर ने इसकी रचना की थी, लेकिन यह ग्रंथ अनुपलब्ध है। विसलदेव रासो की रचना नरपति नाल ने की थी और विसलदेव रासो में अजमेर के राजा विग्रह राज चतुर्थ की वीरता का वर्णन है। जहां तक जय मयंक जस चंद्रिका और जय चंद्र प्रकाश का प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने की थी और जय मयंक जस चंद्रिका की जय चंद्र प्रकाश की रचना भट्ट केदार ने की थी। दोनों ही कवियों
जयचंद के दरबारी कवि थे और उन्होंने जयचंद की वीरता का वर्णन इस काव्य में किया है। इस प्रकार विजयपाल रासो की रचना जगनिक ने की थी और इसमें भी राजा विजयपाल की वीरता और शौर्य का वर्णन किया गया है। अन्य रचनाएं जो हैं वो एक प्रकार से विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो की पहेलियां हैं और कीर्ति लता और कीर्ति पताका उसके रचनाकार भी विद्यापति ही हैं। इस प्रकार रासो काव्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण काव्य है और आदिकालीन साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अन्य जैन सिद्धनाथ की और फुटकर साहित्य की तुलना में सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्य जिसने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया रासो काव्य ही